नमस्ते। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज दीपावली मनाने प्रधानमंत्री गोवा में INS विक्रांत पर चले गए। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से वे हर वर्ष दीपावली का जो पर्व है वे सैनिकों के साथ मनाते हैं और सैनिकों के साथ कई स्थानों पर मनाते हैं। उन्होंने BSF वालों के साथ गुजरात सीमा पर भी दीपावली मनाई है, उन्होंने राजौरी पुंछ में, उन्होंने सियाचिन में और उन्होंने उत्तर पूर्व में सभी स्थानों पर दीपावली मनाई है। आज नेवी का टर्न था और नेवी के साथ उन्होंने दीपावली मनाई भी। कहाँ? वहाँ INS विक्रांत पर। क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या यह कोई संदेश है? जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारी नौसेना काफ़ी निराश थी क्योंकि पिछले 4 दिन के युद्ध में उनको मौका नहीं मिला। उनका ये कहना था कि भाई हमको भी तो मौका दो, आपने तुरंत बंद कर दिया ऑपरेशन सिंदूर और हम खड़े ताकते रह गए। जब सेनाओं की तुलना होती है तब यह पाया जाता है कि पाकिस्तानी नौसेना भारतीय नौसेना के तुलना में बहुत कमज़ोर है। यानी कि भारतीय नौसेना की जो क्षमताएं हैं उसकी तुलना में पाकिस्तानी नौसेना की क्षमताएं 10% भी नहीं है। जैसे यदि थल सेना की तुलना करें तो थल सेना में जो डिफरेंशियल है वो कम है। इतना कि ये मान सकते हैं कि भाई जो उनकी थल सेना की जो क्षमताएं हैं वो हमारी थल सेना की क्षमताओं के लगभग 50% होंगी। और जब बात करते हैं एयरफोर्स की और एयर डिफेंस की तब पहले यह माना जाता था, पहले मतलब ऑपरेशन सिंदूर से पहले यह माना जाता था कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत की वायुसेना की तुलना में लगभग 70-75% है। ये इसलिए माना जाता था कि उनके जो F-16 इत्यादि जो जहाज़ थे, जो JF-17 इत्यादि जो उनके फाइटर्स थे, उनको ये माना जाता था कि ये जो हैं ये भारतीय MiG इत्यादि जो है और पुराने जो हो गए पुरानी तकनीक पर आधारित हैं उनसे थोड़े एडवांस्ड हैं। और उनकी एयर डिफेंस भी अच्छी मानी जाती थी क्योंकि एयर डिफेंस बिल्कुल चाइना ने जो अपने कैटलॉग में लिख रखा था उसके हिसाब से उनकी HQ-9, HQ-16 ये बहुत ही एडवांस्ड एयर डिफेंस थी। लेकिन जब ऑप सिंदूर हुआ तो निकले ढाक के 3 पात और उस ढाक के 3 पात का अर्थ ये हुआ कि भारतीय वायुसेना जो है वो अब ये माना जाता है कि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना की अब 30-40% भी नहीं है, लेकिन नौसेना तो 10% भी नहीं है। जहाँ तक वायुसेना की बात है, अब वायुसेना का भी एक मूल्यांकन जो लोग करते हैं, जेन्स वीकली वगैरह और बाकी जो प्रतिष्ठित विदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं वो करती हैं। उन्होंने अब भारतीय वायुसेना को 3 नंबर पर रख दिया है और चीनी वायुसेना को नंबर 4 पर रख दिया है। यानी ये माना गया है कि भारतीय वायुसेना के पास संख्या ना हो भले, लेकिन जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनके पास अस्त्र शस्त्र है, जो उनकी एयर डिफेंस है वो चीन से बहुत अधिक एडवांस्ड है, सुपीरियर है। इसलिए वो आ गई विश्व में 3 नंबर पर। पाकिस्तान तो कहीं नहीं है, पाकिस्तान तो अब बिल्कुल नीचे धकेल दिया गया। अब तो वो सऊदी अरब से भी नीचे चला गया। नौसेना की जब बात आती है तो आप ये समझें कि पाकिस्तान के पास नौसेना आखिरकार है कितनी। उनके पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो सबसे बड़ा नौसेना का एक जहाज़ होता है जिसमें आप हवाई जहाज़ों को भी ले जा सकते हैं। उनके पास कोई हेलीकॉप्टर कैरियर भी नहीं है। जी हाँ, हेलीकॉप्टर कैरियर भी होते हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर भी नहीं है। उनके पास कोई डिस्ट्रॉयर भी नहीं है। अगर डिस्ट्रॉयर होते हैं फिर फ्रिगेट्स होते हैं। तो डिस्ट्रॉयर क्या है कि भाई जो डिस्ट्रॉयर हैं उनकी लगभग क्या समझिए कि 10,000 टन उनका वज़न होता है। 10,000 टन डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, डेड वेट टनज।
तो वो 10,000 टन वाला जो होता है वो डिस्ट्रॉयर होता है, फिर 5,000 टन वाला जो होता है वो फ्रिगेट होता है। उनके पास डिस्ट्रॉयर तक नहीं है। न केवल उनके पास डिस्ट्रॉयर तक नहीं है, उनके पास जो सबमरीन है वो भी पुरानी इस तरह खस्ता हालत में है कि उनको भी डीप सी में नहीं ले जाया जा सकता। वो इतनी आवाज़ करती हैं कि तुरंत पकड़ी जाती हैं। भारत के पास ऐसी क्षमताएं हैं कि भारत तो उनके पास जो PI-8 जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो आकाश से ही पता लगा लेता है कि नीचे सबमरीन जा रही है। उनके पास ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक कैपेबिलिटी है। ये PI-8 बोइंग के जहाज़ होते हैं जो कि अमेरिका से ही इंपोर्ट किए गए हैं। तो भारत के पास ऐसी कैपेबिलिटी है, ऐसी कैपेसिटी है, और आप सिंदूर 2.0 की बात होने वाली है तो फिर मोदी जी गए हैं INS विक्रांत पर संदेश देने। किसको? पाकिस्तान को, कि भाई इसको अच्छी तरह से देख लो, विक्रांत को पहचान लो, और ये विक्रांत ही, INS विक्रांत ही तुम्हारी ऐसी तैसी करने अगली बार आ रहा है। भारत के पास तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, दूसरा विक्रमादित्य है, INS विक्रमादित्य, जो रूस से लाया गया है, वो रूसी है। विक्रांत की ये भी खासियत है कि ये पूरी तरह से भारत में बना हुआ कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है। और अब एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आने जा रहा है। अभी कुछ ही दिनों पहले 15 साल का जो प्रोग्राम भारत ने दिया था उसमें एक नया विशालकाय युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर वो भारत ने बनाने का संकल्प लिया है। वो कैसा होगा? वो अत्याधुनिक होगा। अत्याधुनिक का मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक लैंडिंग एंड टेक ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक ईमैल्स जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम, ईमैल्स। अभी जो हमारे पास है वो कैटवार है, कैटापुल्टिंग टेक ऑफ एंड रेजिस्टेंट लैंडिंग। तो आपने देखा होगा कि उसमें जो उसका आगे का हिस्सा होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ टिल्टेड रहता है। उस टिल्टेड वाले हिस्से से वो टेक ऑफ करता है, उसको बोलते हैं कैटापुल्ट। तो वो कैटापुल्टेड टेक ऑफ होता है। तो कैटापुल्ट की जगह अब बिल्कुल समतल होगा और उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम होगा उसमें से जो टेक ऑफ स्पीड होगी या टेक ऑफ इंटरवल होगा वो कुछ सेकंड के भीतर दूसरा एयरक्राफ्ट भी टेक ऑफ कर सकेगा। इससे जो उनकी एयरक्राफ्ट की क्षमता है जो अभी 30-35 है वो बढ़ के 50-60 तक हो जाएगी। ऐसी क्षमताओं से लैस नौसेना का क्या मुकाबला करेगा? हमें ये भी पता चला कि पिछली बार जब ऑप सिंदूर में इनके जितने भी फ्रिगेट इत्यादि थे वो सब उन्होंने छुपा दिए थे। कुछ को तो वो ले गए थे ग्वादर की तरफ। ग्वादर है एक, और मरा है, वहाँ पे उनका पासनी है, यहाँ पर इन्होंने उनको छुपाया था। और कुछ को उन्होंने जो कमर्शियल पोर्ट है कराची का, उस कराची के कमर्शियल पोर्ट में जो कमर्शियल शिप्स थे उनके बीच में छुपा दिया था कि कहीं भाई इनकी प्रिसीजन स्ट्राइक इतनी तगड़ी है कि कहीं इसे बाहर न दें। क्यों? क्योंकि हमारे जो फ्रिगेट्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और हमारा जो विक्रांत है वो सारे के सारे लैस हैं ब्रह्मोस से। और जो ब्रह्मोस अभी 350 किलोमीटर वाली है वो उसमें लगी हुई है, 450 किलोमीटर वाली वो उसमें लगी हुई है। और कल आपको ध्यान होगा कि कल ही ब्रह्मोस निकाली गई है लखनऊ से, वो है 800 किलोमीटर वाली। और उस 800 किलोमीटर को सबसे पहले विक्रांत को ही दिया जा रहा है। और आप ये समझ लें कि ट्रायल के लिए वो उपलब्ध हो जाएगी अगले कुछ ही दिनों में। उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग जो है वो वहाँ से की जाएगी विक्रांत से। तो फिर पाकिस्तान वैसे भी पिट रहा है, अफ़गानिस्तान तक को तो झेल नहीं पा रहा है, और ऊपर से जो मियाँ मरदूद उर्फ मियाँ मुनीर जो है वो खड़ा होके भारत को धमकी दे रहा है न्यूक्लियर वॉरफेयर की। उसको ये नहीं पता कि भाई हमारे विक्रांत के ऊपर, और ना केवल विक्रांत के ऊपर, जो हमारी सबमरीन्स हैं वो तो सबसे गज़ब है। हमारे पास तो SSBNs हैं,
यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स, जो कि समुद्र के भीतर से ही न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता रखती। विक्रांत तो रखता ही है, फ्रिगेट्स के पास तो है ही, प्लस SSBN है। आगे SSBN हमारी जो है वो पूरी तरह से इंडिजिनस है। SSN यानी अटैक सबमरीन जो है वो और बनने वाली है। तो मुझे पसंद आया ये अंदाज़, मोदी जी का जो अंदाज़ है वो पसंद आया कि मोदी जी ने एक तरफ तो नौसैनिकों को, नौसेना को, उनको सबको ये ढाढ़स बधाया कि भाई तुमको पिछली बार मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, देखिए हम आपके साथ हैं, हम आ गए यहाँ पर आपको मलहम लगाने कि भाई कोई बात नहीं, आपको मौका नहीं मिला, अब आगे मौका शीघ्र ही मिलने वाला है, और मौका जब मिलेगा तब फिर पाकिस्तान का क्या होगा आप अंदाज़ लगाइए। जो कुछ भी ऑफ सिंदूर 1.0 में हुआ था उसका 10 गुना तो कम से कम होगा ही होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।